भारत लगातार लगभग 2400 वर्ष पहले से अपने विद्याओं के को लुप्त करने में निरंतर भारत के कुछ विद्वान प्रयासरत रहे और उनका प्रयास सफल भी रहा। देश का दुर्भाग्य और इस सफलता को प्राप्त करने वाले कथाकथित शूरवीरों के नाम से हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन हैं। जैसे बख्तियार खान ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, तक्षशिला, उनके नाम से रेलवे स्टेशनों के नाम हैं। यानी कि हमारी मानसिक स्थिति का कितना अधिक दमन होगा वो प्रतीक आज भी जिंदा है। हमारे तमाम वास्तुकला के भवनों का नाम बदल दिया गया, उनके रूपरेखाएं बदल दी गई, उनके परिवेश बदल दिए गए, उनके नाम बदल दिए गए, शिक्षा केंद्रों को नष्ट कर दिया गया। और आज तो स्थिति ये है कि अगर हम पूछें किसी विद्वान से कि हमारे देश की शिक्षा पद्धति क्या थी, तो यही कह सकता है कि जंगल में कुछ साधु कुछ लोगों को पढ़ाया करते थे या राजाओं के लड़के विद्या अध्ययन करते थे। ऐसी कुछ बातें आएंगी और लगेगा कि भारत में संपूर्ण शिक्षा कभी प्राप्ति ही नहीं हुई। अगर सभी नागरिक शिक्षित नहीं हैं तो सर्वांगीण विकास किसी भी राष्ट्र का नहीं हो सकता। शिक्षित, संस्कारित, नैतिक लोगों के माध्यम से ही देश का उत्थान होगा। आज तो ये तमाम शोध करने पड़ेंगे कि हमारे शिक्षा के केंद्रों पर कौन सी विद्या कैसे पढ़ाई जाती थी। यह एक बड़ा विषय हो जाएगा। कैसे हमारे तमाम गणितज्ञों ने, रसायन शास्त्रियों ने अपने को उस टाइम प्रमाणित किया कि कणाद निषेधन की परमाणु अणु विखंडित हो सकता है और अणु के विखंडन से परमाणु के रूप में आ सकता है, परमाणु का भी विखंडन हो सकता है। और उन्होंने कह दिया झरोखे से आने वाली रोशनी के बीच में उड़ने वाले छोटे छोटे कणों के 30 टुकड़े में बांटा जा सकता है, इसलिए उसे त्रिश्रेणी कहा जा सकता है। इतनी सूक्ष्म इकाई तक पहुंचने के बाद कहा उनमें भी विश्व को बदलने या विस्फोट करने की क्षमता है। और उसी बात को जब केंद्र अनफोल्ड कहते हैं तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। कणाद कहते हैं जिनका नाम कणों के विभाजन के नाते ही कणाद ऋषि पड़ गया, तो हम उसे अस्वीकार कर देते हैं। सांख्य ऋषि के सांख्य दर्शन को हम ठीक से स्वीकार नहीं कर पाते। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान के विषयों को जब उठाते हैं तो सूर्य, चंद्रमा इत्यादि की गणना करने पर हमारी दूरी लगभग वही आती है जो आज के विज्ञान वर्ग में आई है। जबकि हम लगभग 3000 साल से ज़्यादा हो गए, हमने कोई नए शोध नहीं किए हैं। राष्ट्रीय से प्राचीन वैदिक काल के बाद हमारी शोधशालाएं और वेधशालाएं ही नष्ट हो गई, शिक्षा के केंद्र नष्ट हो गए। सच किसी ने कहा है कि जिस देश को बर्बाद करना हो, नष्ट करना हो, वहाँ की शिक्षा, भाषा और संस्कृति को नष्ट कर दो, वो कभी नहीं हो सकते। और हमें एक क्षमता थी किसी भी भाषा को, किसी भी संस्कृति को, किसी भी धर्म को समाहित कर लें, लेकिन हम इतना समाहित करते करते थक गए कि अब अपमानित और तुच्छ की श्रेणी में खड़े हो गए और आत्मग्लानि का बोध होता है और लगता है कि हमारे पूर्वजों ने तो कुछ किया ही नहीं। हम बिल्कुल जो भी बातें हैं, कुछ लोगों ने तो उसे कपोल कल्पित कह दिया और हमारे शोधों को अस्वीकार करके कह दिया कि पोगा पंडितपन है, क्योंकि उनको वो ज्ञान नहीं था। एक छोटी सी कथा आती है,
अभी हम अपने गांव में बैठे थे तो सब लोगों ने कहा कि भारद्वाज ऋषि ने, पंडित जी आप गलत कह रहे हैं, भारद्वाज ऋषि ने तो विमान बनाया ही नहीं था। आर्यभट्ट कुमार भट्ट ने विमान की रचना ही नहीं की थी, पारस से उड़ने वाले विमान बना करते थे। तो मैंने कहा क्यों नहीं आप इसको स्वीकार कर रहे हैं, संस्कृत के बारे में इसे स्वीकार कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैंने नहीं देखा। दुर्भाग्यवश हम लोगों के क्षेत्र में सिख धर्म को मानने वाले, जिनको हम लोग आम भाषा में पंजाबी कहते हैं, नहीं है। तो मैंने कहा पंजाबी कभी मरता ही नहीं है। उन्होंने कहा क्यों नहीं मरता? तो उन्होंने कहा यहाँ किसी ने देखा है पंजाबी मरते हुए? तो नहीं मरता, जब नहीं देखा तो इसका मतलब ये हो नहीं है कि आपने जो नहीं देखा वो नहीं है, वो सब कुछ है। सांसें आप नहीं देखते हैं तो भी सांसें ली जा रही हैं, अनुभव हो रहा है, भूख नहीं दिखाई दे रही है, आंखों से कौन सी चीज़ें देख रही हैं वो, और शरीर के अंदर से क्या निकल जाता है दिखाई नहीं देता, फिर भी तुम निर्जीव हो जाते। तो जो दिखाई नहीं देती हैं उसके लिए प्रमाणों की ज़रूरत पड़ती है, और वो प्रमाण श्रुति के प्रमाण हो सकते हैं, पुराणों के प्रमाण हो सकते हैं, वेदों के प्रमाण हो सकते हैं, देश काल परिस्थितियों के प्रमाण हो सकते हैं, लोगों के मौखिक प्रमाण हो सकते हैं, या शिलालेखों के प्रमाण हो सकते हैं, उस जमाने के वास्तु और गाथिक प्रमाण हो सकते हैं। उस जमाने के खंडहर बोल देंगे कि मैं क्या था, लेकिन जो भूमि के नीचे दबे हुए हैं वो भी बताएंगे कि हम इतने साल पहले मोहनजोदड़ो हड़प्पा की तरह कि हम क्या थे। तो हम एक समृद्ध विरासत के रहे, और आज हमारी समृद्धि कौन कहे, हमारे विषयों को ही हमारा विषय नहीं माना जाता। अभी काफ़ी जानकारी लेने के बाद ये पता चला कि हमारे देश में बहुत ढेर सारे विषय स्वतंत्र रूप से पढ़ाए जाते थे, और आज के मैकाले पद्धति के तरह से गुलाम बनाने की शिक्षा नहीं दी जाती थी, क्योंकि जिन मालिकों ने शिक्षा पद्धति हमारी निर्धारित की उनकी मानसिकता थी कि ये तो हमारे दास हैं, दासत्व का जीवन जिएंगे, इनके अंदर कभी बोलने की क्षमता न पैदा हो जाए, ये लिखना पढ़ना और मेरी बात समझना जान जाए, उससे ज़्यादा इनके अंदर ज्ञान न आने पाए, कभी भी ये स्वामी बनने के तरफ न सोच पाए। इसलिए हमारा मानसिक दोहन और मानसिक मर्दन किया गया, आत्मबल को मार दिया गया, और आज हम जब तक उनसे मोहर न लगवा लें तब तक अपने को परफेक्ट नहीं मान पाते। इसीलिए हम मानते हैं कि हमारे यहाँ कोई शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी नहीं थी। यथार्थ है कि जब लोग नंगे घूमा करते थे तो हम वस्त्रों का कारोबार करते थे, और हमारे यहाँ वस्त्र निर्माण की कलाएं थी और वस्त्र विज्ञान था। जब लोग घर नहीं बनाते थे तो हमने मौसम को देख करके जाड़ा गर्मी बरसात में रहने के लिए, हमारे देश में सौभाग्य तीनों ऋतुएं मिलती हैं, इसलिए हमने इनके अनुकूल वास्तु शास्त्र के माध्यम से मकान बनाए। मौसम विज्ञान का अध्ययन हमने किया और कृषि का में समृद्धि प्राप्त की। कृषि में कहीं दोष आ रहे थे तो हमने कृषि विज्ञान का अध्ययन किया। कृषि के लिए पशुओं की ज़रूरत थी तो हमने पशु विज्ञान बनाए। अपने शौक के लिए हमने पक्षी विज्ञान बनाया। पुनः हमने देखा कि जल के बिना जीवन शून्य है, तो हमने प्राचीन काल में ढेर सारे सरोवर बनाए, जहाँ पे हम आज के हिसाब से वाटर लेवल को ठीक करते हैं, जहाँ हम जल शोधन के कार्यों के लिए कई कई घड़े कई जगहों से वाटर को, पानी को गुजार करके और शुद्धतम रूप से बालू से फिल्टर किया करते थे। तो हमने जल विज्ञान की संरचना की कि जल के स्तर कैसे होंगे, जल का शोधन कैसे होगा, जल सब तक प्राप्त कैसे होगा। हमारे गांव में बारिश में या यूं ही जो पानी बहते हैं वो नालियों के माध्यम से हमारे बगल के तालाब में कैसे जाएंगे, वो पशु हमारे पानी कहाँ से पिएंगे। तो हमने मंदिरों के किनारे भी सरोवर बनाए, नदियों के पास हमने अपने पानी को शोधन करने के लिए संयंत्र लगाए। इसलिए हमने वायु संयंत्रों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया। तो हमने वायु विज्ञान का शोध किया, और वायु श्वसन क्रिया से लेकर के किसी भी क्रिया के संचालन को वायु के बिना नहीं किया जा सकता।
तो वायु विज्ञान का हमने शोधन किया। वायु विज्ञान में हमने प्राणवायु से लेकर के और समस्त प्रकार के ऐच्छिक वायु को चलाने के लिए व्यवस्था किया। इसीलिए हमने वायु विज्ञान के जनक को पवन देवता नाम दे दिया और वायु के समस्त विद्याओं के ज्ञाता महाराज रावण हो गए। इसलिए उन्होंने कहा पवन पर इन्होंने कब्जा कर लिया है, पवन को बंदी बना दिया। पवन जब वहां पर हैं तो हमने पवन के बाद वायु से देखा कि वायु के तरंगों के अत्याधिक उससे और मौसम के प्रभाव से विद्युत तरंगें निकलती हैं। विद्युत तरंगों का हमने प्रयोग शुरू कर दिया। तो हमने तरंग विज्ञान, आवृत्ति विज्ञान, विद्युत विज्ञान की संरचना की और इनको बड़े विषय के रूप में विस्तृत रूप दिया मैंने। यानी ध्वनि विस्तारण के लिए हमने आवृत्ति का प्रयोग किया और इस ध्वनि के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से लोगों पर क्या प्रभाव होता है उसके अध्ययन के लिए हमने बार बार एक ही शब्द को दोहरा करके शब्दों की क्षमता को, शक्ति को मैंने नापा और शब्दों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से क्या क्रियाएं संपादित हो सकती हैं, हमने शब्दों को मनोयोग से, मनोविज्ञान से माप करके और मंत्र विज्ञान की संरचना की और मंत्र के प्रक्षेपण की व्यवस्था की। बार बार की आवृत्तियों से शब्दों के अंदर बनने वाले आवृत्ति आत्मक विद्युत शक्ति मंत्र का स्वरूप प्राप्त किए और उस मंत्र के स्वरूप को हमने अपने मनोबल और भावबल से जहाँ चाहा ऐच्छिक रूप से मोड़ करके उस शक्ति का प्रयोग किया। विद्युत का प्रयोग हमने ऊर्जा के लिए किया, शक्ति के लिए किया, संवर्धन के लिए किया और एक आज थेरेपी चली है पासिंग। हम अपने अंगुलियों में विद्युत तरंगे प्रवाहित करके किसी के भी जीवन को पासिंग क्रिया से संपादित कर देते थे और चुंबन स्थिति पैदा हो जाती थी। किसी भी व्यक्ति के अंदर तरंग विज्ञान के माध्यम से विद्युत तरंग पैदा करके दर्द को खत्म कर लेते थे, बेहोशी और मूर्छा को समाप्त कर देते थे और कुछ समय बाद उसके मानसिक स्थिति को भी ठीक कर देते थे। आज तो हमको अपने अंगुलियों में विद्युत तरंग पैदा करने की क्षमता समाप्त हो गई, लेकिन अभी भी कुछ लोग स्पर्श विज्ञान को जानने वाले जो हैं वो विद्युत तरंगों के माध्यम से अपने भावों के संप्रेषण से स्पर्श विज्ञान के रूप में विद्युत तरंगों का प्रयोग करते हैं। अब हम विद्युत तरंगों के प्रयोग में सौर ऊर्जा का प्रयोग किया करते थे। कभी कभी रात में भी हम प्रकाश की आवश्यकता पड़ती थी तो हम प्रकाश को संरक्षित करने की विधा जानते थे, चाहे वो प्रकाश कहीं से ही प्राप्त हो रहा। प्रकाश में जो अग्नीय क्षमता थी उससे हमने अपने समस्त उष्ण और ऊर्जा का प्रयोग किया, अग्नि का प्रयोग किया, शोधन का अग्नि से शोधन किया, जल का प्रयोग किया, जल से ढेर सारे जीवा और जंतु और मत्स्य इत्यादि पालन का भी हमने खूब प्रयोग किया। हमको कृषि के लिए पशुओं की आवश्यकता थी, पशु विज्ञान हमने बनाया, वृषभ रत्नावली, वृषभ विज्ञान। और जब हमने दूध इत्यादि के लिए प्रयोग किया तो हमने खाद्य विज्ञान पर बहुत कार्य किया। यानी कि हमारे उस जमाने में भी फास्ट फूड हुआ करते थे जिनका और अस्थाई फूड भी प्रिजर्वेटिव करने की व्यवस्था हमारे पास थी, जिसको अब हम अचार के रूप से कई कई सालों तक रखते हैं। हम अपने सत्तू, चना, भुने हुए अनाज का फास्ट फूड के रूप में प्रयोग करते रहे। तो हमने खाद्य प्रसंस्करण में भी काफ़ी कार्य किया, फलों के संरक्षण में भी मैंने काफ़ी कार्य किया, चाहे उनको अचार के रूप में, चाहे जैम के रूप में, चाहे जेली के रूप में। हम प्राचीन काल में इन विधाओं का प्रयोग करते रहे, उनको प्रेरित करते रहे हैं। हमने पक्षियों का भी प्रयोग खूब किया और उनके ट्रेनिंग देने, पशुओं को पालने, पशुपालन और पक्षी और पशुओं को ट्रेनिंग दे करके उनसे विविध प्रकार के मानव हितार्थ या युद्ध के लिए हमने संदेश बाहर भेजने के लिए भी पक्षियों का प्रयोग किया। युद्ध में हाथी घोड़ों का प्रयोग किया, खेती में पशुओं का प्रयोग किया, दूध में दूध देने वाले जानवरों का प्रयोग किया, हमने उनके भी प्रयोग किए। तो हमने पशुओं से ढेर सारे पशु को इतना प्रयोग किया कि पशुधन विज्ञान हमारा पशु विज्ञान हो गया। तो हमने अग्नि का प्रयोग किया, अग्नि विज्ञान में, जल विज्ञान में किया। फिर पृथ्वी का कहाँ पर कैसा शोधन हो रहा है, आज भी पृथ्वी का वैल्यू देखा जाता है, कितनी पृथ्वी की वैल्यू है, क्या पृथ्वी कितने वजन को सह सकती है, पृथ्वी कितने कहाँ पर कैसी
क्या पैदा कर सकती है, ऊसर है, बंजर है। तो इसका हमने पृथ्वी विज्ञान, मृदा विज्ञान, मृदा परीक्षण विज्ञान के रूप में खूब संवर्धन किया। और खूब संवर्धन करने के बाद हमने पृथ्वी को रत्नगर्भा कह दिया, क्योंकि पृथ्वी के नीचे प्राप्त होने वाले ढेर सारी संपदा को हमने भू रत्न विज्ञान के भूगर्भ विज्ञान के रूप में व्यवस्थित किया। और जब भूगर्भ विज्ञान का अध्ययन करने लगे तो जमीन के नीचे घटने वाली घटनाएं, भूकंप, गैसीय ताप, गैसीय दाब, या हमने माइंस को, कोयले को, हीरे को इत्यादि को प्राप्त करने में तो करते रहे, तो हमको ढेर सारे रसायन शास्त्र की रचना करनी पड़ी, फिर धातु विज्ञान की रचना करनी पड़ी। और पृथ्वी के पाल के ऊपर जहाँ अच्छे पत्थर मिलते थे, हमने मूर्ति विज्ञान, ललित कला का प्रयोग कर दिया। फिर ललित कला के साथ साथ जब देखा कि मूर्तियों को लोग देख रहे हैं, तो मूर्तियों के साथ हमने गायन और नृत्य को जोड़ करके, नाट्य को जोड़ करके साहित्य संवर्धन करने का कार्य, और व्यक्ति कैसे जिए, धर्म को विज्ञान के रूप में हमने स्वीकार कराने के लिए धर्म में ही हमने विज्ञान के सूत्र लगा दिए कि लंघन किए हुए भोजन न करो, हाथ धुल के भोजन करो, और ऐसे जीवन ऐसे जियो। तो जब औषधियाँ हमने खोजनी शुरू की तो हमने देखा कि तमाम प्रकार के धुएं से, तमाम प्रकार के आग से ढेर सारे रोग ठीक होते हैं। हमारे पास शब्द विज्ञान था ही, शब्द विज्ञान मंत्र विज्ञान में बदल चुका था। उस मंत्र विज्ञान के संप्रेषण के लिए हमने औषधियों से आहुति शुरू कर दी, यज्ञ शुरू कर दिया। रोग निवारण और प्लेटिनियम को ग्रहों के बदलने की क्षमता हमें प्राप्त हो गई। मानव के सुख का एक बड़ा क्रांतिकारी प्रयोग हुआ और ये एक विज्ञान का स्वरूप प्राप्त कर लिया। तो हमने इन पांचों पंचभूतों के अलावा हमने देखा कि पृथ्वी रत्नगर्भा है। आकाश में अंतरिक्ष विज्ञान पर हमने ज्योतिष पर अध्ययन किया, ग्रहों की दूरी नापी, ग्रहों के प्रभाव नापे, ग्रहों के रूप, रंग, आकृति और उनकी गति और उन पर पड़ने वाले प्रभाव। आज भी हमारे पास सैकड़ों साल के आने वाले सालों के पंचांग पड़े हैं, उनमें लिखा हुआ है कौन सा ग्रह नक्षत्र कब बदलेगा और कब ग्रहण लगेगा। और हम 200 साल पहले का आज भी अध्ययन करके उसके आधार पर चल रहे हैं। तो हमारे अंतरिक्ष विज्ञान की संपन्नता उस लेवल पर रही है। यह अलग बात है कि आधुनिक युग में उसके परिवर्तनों पर अध्ययन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम अपनी ही विद्या के गुणों को, धर्म को भूलते जा रहे हैं। हमने तो दर्शन को भी उत्पन्न करने वाले मीमांसा को ही अपने को भुला दिया। और मीमांसा भूलने के बाद भारत में न्याय शास्त्र सबसे अच्छा था, त्वरित न्याय की व्यवस्था थी। हमने न्याय शास्त्र की रचना की, मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए वनस्पतियों के गुणधर्म का अध्ययन किया, पदार्थों के गुणधर्म का अध्ययन किया, पदार्थ विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र में हमने ढेर सारे रोजगार भी दिए कि औषधीय खेती की जाए, औषध को संग्रह किया जाए, औषध का निर्माण किया जाए। साथ साथ उनके निर्माण इत्यादि के उपरांत हमने कहा कि नहीं, शल्य ऑपरेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है। सुश्रुत ने सबसे पहले शल्य शास्त्र की रचना कर दी। शल्य शास्त्र की रचना के बाद हमने कहा कि वृद्ध बाघभट्ट ने और कुछ अन्य विद्वानों ने सबसे पहले ENT, नाक, कान और गला पर अध्ययन कर दिया। उसके बाद हम जब और आगे आते हैं तो पता चलता है कि चरक ने काय चिकित्सा, फिजियोलॉजी का अध्ययन कर दिया, फिजिशियन का। और फिजिशियन का अध्ययन करने के साथ साथ तमाम विद्यालयों ने, यानी कि विद्वानों ने चिकित्सा शास्त्र में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बॉडी स्ट्रक्चर, विकृति विज्ञान जिसको पैथोलॉजी कहते हैं, उसका अध्ययन किया। उसके बाद आज जिसको इमरजेंसी कहते हैं उसको हमने अगत तंत्र कर दिया कि कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, या चोट लगने के बाद या सांप काट ले, विष भक्षण कर ले आदमी, तो उसका कैसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट किया जाए, हमने अगत तंत्र में उसको समाहित किया। आज जैसे मर्ज पैदा हो रहे हैं, पहले भी मर्ज पैदा होते थे, तो हमने रसायन शब्द का प्रयोग किया कि रसायन खा लो। आज रति विज्ञान हमने सेक्सोलॉजी कर दिया, बाजीकरण कर दिया, बच्चों के लिए कौमार्य भृत्य कर दिया, चिकित्सा, और मरने के बाद क्रव्याद विज्ञान, पोस्टमार्टम की व्यवस्था मैंने की।
उसके बाद मेडिकल जस्टिस के लिए कि चिकित्सक, यानी कि हमने रूल बनाए कि मेडिकल जस्टिस कैसे होगा, मेडिकल एथिक्स क्या होगा। सारी चीज़ों को बनाने के बाद हमने रस विज्ञान की रचना की। इन सारी चीज़ों को चिकित्सा क्षेत्र में अध्ययन करवाने के बाद भी हम कहीं ना कहीं से आज उसी आयुर्वेद को देख रहे हैं कि वो आयुर्वेद खुद अपनी मरता जा रहा है शोधों के अभाव में। जैसे कि हमने सूर्य से अध्ययन शुरू किया कि सूर्य की रश्मियों से चिकित्सा होगी, फिर सूर्य के 7 रंगों से चिकित्सा होगी, फिर हमने रंग विज्ञान, रंग चिकित्सा शुरू किया, रंग चिकित्सा कि पीला रंग रहेगा, लाल रंग रहेगा। जब तक वो इंफ्रारेड रेज नहीं कही जाती है तब तक लाल रंग की चिकित्सा हम नहीं स्वीकार कर पाते। लाल, पीले, सफ़ेद, हरे, नीले बोतलों में हमने पानी भर के सूर्य के सामने रख करके पीना शुरू किया तो सूर्य चिकित्सा हो गया। फिर सूर्य सिद्धांत, सूर्य के अपने जीवन में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, सूर्य के ऊर्जा का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, सूर्य के गुणों को कैसे समाहित कर सकते हैं, साथ साथ सूर्य से प्राप्त होने वाले विशेष जल्दी से उनके द्वारा प्राप्त होने वाले विषयों पर अध्ययन करना हमने शुरू कर दिया। इसी ढंग से हमने चंद्रमा को भी के अध्ययन शुरू कर दिए और चंद्रमा को सैद्धांतिक रूप से हमने साइकोलॉजिकल सिस्टम से ज़्यादा अध्ययन किया है पूरे शास्त्रों में। यूँ तो कुछ धर्म के लोग चंद्रमा को आधारित करके अपने धर्म की तिथियां तक निर्धारित किए हैं, लेकिन चंद्रमा से हमने वनस्पति पर प्रभाव देखा और चंद्र सिद्धांत के ढेर सारे सूत्र हमने अपनाए। चंद्र सिद्धांत के सूत्र हमने यहाँ तक अपनाए कि तिथि विशेष पर अपने छतों पर खीर रख करके और चांदी से ढककर खीर खाने से हम स्वस्थ हो जाते थे। चिकित्सा में भी हमने प्रयोग किया चंद्र सिद्धांत का, ज्योतिष में भी हमने प्रयोग किया और मनोरोग को ठीक करने के लिए भी हमने चंद्र सिद्धांत का, यहाँ तक हमने अध्ययन किया कि समुद्र के ज्वार भाटे ज़्यादातर उजाली रातों में आते हैं शुक्ल पक्ष में, और मनोविकार भी शुक्ल पक्ष में ही ज़्यादा पैदा होता है। तो हमने चंद्र सिद्धांत के और भी ढेर सारे विस्तार के विषय हैं, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा बोलना ठीक नहीं, उस पर अलग विषय कभी बोला जाएगा। लेकिन उसका अध्ययन किया, लोक पर कैसा प्रभाव है, कहाँ का देश काल परिस्थिति कैसी है, कहाँ के राजा के गुणधर्म क्या हैं, कहाँ क्या खाया पिया जाएगा, कहाँ कैसे रहा जाएगा, कहाँ कब क्या हो रहा है, उसके लिए समसामयिक स्थितियों पर हमारी दृष्टि क्या पड़ती है। हमने समाजशास्त्र का अध्ययन किया कि कैसे, तो उसको हमने आज के सोशियोलॉजी को हमने लोक विज्ञान कह दिया। लोक विज्ञान के अलावा हम सृष्टि के निर्माण के क्रम को अगर नहीं समझेंगे तो सृष्टि के में जीने के लायक स्थिति मेरी नहीं बनेगी, क्योंकि निर्माण के विरुद्ध यदि हम चलने लगे तो विनाश हो जाएगा। इसलिए सृष्टि के उत्पत्ति और पालन के गुण धर्म को समझने के लिए हमने सृष्टि विज्ञान का अध्ययन और व्यक्ति के उत्पत्ति स्थल से लेकर संपूर्ण जीवन तक के कैसे वह व्यक्ति इस सृष्टि में अपने को एडजस्टमेंट करे विदाउट फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो अपने को जी ले, अपने समाज को बढ़ा चढ़ा ले। हमने सृष्टि विज्ञान का अध्ययन कर दिया। अगर उसके इससे भी उसका कुछ विशेष कल्याण न कर पाए तो हमने एक दीप लिया, जैसे चिकित्सकों ने दीप लिया था, वैसे ही हमने ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करके और ज्योतिषीय विज्ञान के 18 खंडों में बांट करके और हमने लोक कल्याण के लिए ज्योतिष का प्रयोग किया, ज्योतिष को संवर्धन किया और ज्योतिष से यहाँ तक पता लगाया कि कहाँ कैसा क्या कब कैसे हो सकता है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या कब होगा, पृथ्वी की आकृति रूप रंग विज्ञान कैसा है, कहाँ पर जा करके किस काल देश परिस्थिति में कौन अपने को सेट कर सकता है, किसका क्लाइमेट कैसे, कहाँ के व्यापार कहाँ सेट हो सकते हैं, ये बिना भूगोल के विज्ञान के यहाँ पर अर्थशास्त्र असफल हो जाता है। तो हम जब अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे थे तो हमारे यहाँ भूगोल की संरचना भी हो चुकी थी। भूगोल की संरचना होने के बाद भी हमने टाइम मैनेजमेंट करने के लिए समय विज्ञान, काल विज्ञान का अध्ययन किया कि किस काल खंड में कब कैसे क्या होगा, कौन सा टाइम, किस जिसको आज मुहूर्त कहते हैं, किस काम के लिए सर्वोत्तम है, किस काल में हमारा क्या हो सकता है।
और कहाँ के किस काल में समय कैसा रहता है और कहाँ का बीता हुआ समय कैसा था, वह स्वर्णिम युग कब आएगा कब नहीं आएगा। हमने काल विज्ञान के नाम से अपने को कालजयी बनाने का प्रयास किया और शायद उसी का प्रयास है कि ढेर सारे महाकाल हम लोगों पर आक्रमण करते रहे और आज तक हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं हमारे घरों के अंदर ही सही, मनों के अंदर ही सही, टूटी डूबी हुई सही, लेकिन चिंगारियां अभी बाकी हैं, किसी दिन आग लगेगी और एक न एक दिन हमारी संस्कृति फिर से पनपेगी और जब पनपेगी तो हम रत्नों से आच्छादित हो जाएंगे। और इसके लिए हमने पहले ही रत्न विज्ञान का अध्ययन कर लिया है। हमारे देश में रत्न विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण था। व्यक्ति किससे कब कैसे जुड़ता है, कैसे उसका रोग खत्म होगा, चिंतन ठीक रहेगा, इसलिए हमने योग विज्ञान किया। धन संग्रह करना योग विज्ञान नहीं है। मन आत्मा शरीर को केंद्रित करना, स्वस्थ रहना, सद्विचारों को धारण करना और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने की विधा है। कुछ लोग तो योग का मतलब एक्सरसाइज केवल जानते हैं, कसरत करना। योग विज्ञान का कसरत से बहुत महत्व नहीं है। पतंजलि ने भी, सांख्य ने भी, श्री कृष्ण ने भी योग विज्ञान को बोला है, लेकिन किसी ने बहुत एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोगों के अंदर केवल योग एक्सरसाइज तक सीमित है, जबकि हम बताएंगे कि योग केवल एक्सरसाइज नहीं है। योग संपूर्ण रूप से हृदय की दुर्वृत्तियों का, चित्त की दुर्वृत्तियों का निरोध है। आत्मा का शरीर से, यानी मन का शरीर से और प्राण का आत्मा से और आत्मा का परमात्मा से मिलन और संपूर्ण सृष्टि को अपने में समाहित करने का येन पिंडे तेन ब्रह्मांडे, येन ब्रह्मांडे तेन पिंडे के सिद्धांत के आधार पर योग हो। यहाँ पर तो हमने कई चक्रों का अध्ययन किया है, 9 चक्र का, यानी कि कमलों का अध्ययन किया है, यानी कि मूलाधार से सहस्त्राधार तक की यात्राएं हमने योग से की है। योग केवल एक्सरसाइज नहीं है। जो आज अब योग को समझने के लिए हमको योग के दर्शन समझने पड़ेंगे, जैसे सांख्य दर्शन है, चार्वाक दर्शन है, गौतम बुद्ध का दर्शन है। ऐसे ही यानी कि योग भी एक दर्शन का अंग है, लेकिन दर्शन शास्त्र एक स्वतंत्र विषय मीमांसा से प्राप्त है। अतः दर्शन शास्त्र हमारा एक विषय रहा, जो आधे अधूरे भाषा में, आज वेस्टर्न भाषा में हम इसको फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी पूरा शब्द नहीं है। दर्शन स्व उत्पत्त है और वह दूसरी चीज विषयों को उत्पत्त करने की क्षमता रखता है। दर्शन केवल दर्शने नीति दर्शन नहीं है, यानी चिंतन करना, देखना, समझना और क्रमबद्ध सृष्टियात्मक रूप से। अगर वह विषय नहीं है तो नए विषय की उत्पत्ति आधारशिला रखना दर्शन का कार्य है। दर्शन का केवल यह नहीं है कि बात के विषय पर सौंदर्य विज्ञान की चर्चा कर लिए, न्याय विज्ञान की चर्चा कर लिए, इमैनुअल कांट की तरह से बुद्धिवाद अनुभववाद पर चर्चा कर लिए, हेगल और ग्रीन की तरह से सुखवाद की चर्चा और चारवाकी की तरह चर्चा कर दिए कि सुखवाद है, कह दिया यावत जीवित कृतम पीवित। ऐसा कुछ नहीं है। दर्शन स्वांता सुखाय भी हो सकता है और लोक हिताय भी हो सकता है। तो दर्शन एक बड़ा विषय है और दर्शन जब तक नहीं होगा तब तक हमारे पास प्रकाश नहीं होगा। तो केवल दर्शन से हृदय में ही प्रकाश न आए, संपूर्ण विश्व में प्रकाश हो, संपूर्ण विश्व आलोकित हो। इसलिए हमने प्रकाश विज्ञान किया और ये संरचना उसी कालखंड में, वैदिक कालखंड में कर दिया था। आज जिसको हम कहते हैं कि संचार व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, हमारे प्राचीन काल में भी राजाओं के पास संचारी लोग हुआ करते थे जो उनको सूचनाएं देते थे और समय के अनुसार पिता पुत्र के बीच में जो ज्ञान का अंतर होता था, जिसको कम्युनिकेशन गैप कहते हैं, उसको भी संभालने के लिए संचारी माध्यम हुआ करते थे। राजा और प्रजा के बीच की दूरी को भी खत्म करने के लिए संचारी माध्यम हुआ करते थे। गरीब अमीर के दूरी के बीच में भी संचारी माध्यम हुआ करते थे। या किसी बात को विस्तृत रूप से प्रसारित करने के लिए भी हमारे पास संचारी माध्यम हुआ करते थे और इसके लिए हमको कभी कभी यान की जरूरत पड़ती थी। तो हमने पुष्पक विमान से लेकर के कुमारिल भट्ट के विमान तक की उड़न खटोलों की
दास्तां सुनी है। फिर वायु विज्ञान के अलावा मार्ग विज्ञान, जैसे कि रथ हो रहा चल रहा है या तमाम प्रकार के वाहन चल रहे थे। हमने जल में नावें दौड़ाई, ना जल में जहाज बनाए। तो ये यान हमारे तीनों जगहों पे जल थल नभ में चलते रहे, लेकिन इन्हीं से मेरा मन नहीं भरा, हमारे विद्वानों का। तो उन्होंने स्वतः ही शरीर में 8 प्रकार के गुणों को स्थापित करना शुरू किया, जिसको अष्ट सिद्धि कहते हैं, अणिमा, लघुमा, महिमा इत्यादि का, रुक्षमा। और इनसे उड़ना, शरीर को न उठने देना, जैसे हनुमान जी ने उड़ के दिखा दिया। अंगद ने जमीन पर पांव पर रख के दिखा दिया कि ये गुरुमा है, कितना भारी है। लघुमा, मच्छर के रूप में बन जाना। इन विद्या अजरमा, अग्नि का प्रवेश न हो। तमाम लोग ऐसी सिद्धियों को प्राप्त थे जिनसे अग्नि उनको जला ही नहीं सकती थी। तो हमने इसको पंचकल्प के नाम से इस विद्या को सीखा कि हमारे 5 तत्व जो हैं, कि जैसे कि अग्नि जला न सके, जल सुखा भिगा न सके, वायु सुखा न सके, उड़ा न सके। इन 5 तत्वों से ही, इन 5 तत्वों के निषेध की व्यवस्था हमने की कि हम जब चाहे तब उड़े, हम जब चाहे तब भारी हो, हम जिस गति से चाहे उस गति से पैदल भी चल सकते। तो इसमें हमने पंचकल्प विज्ञान की उस समय रचना कर दी। और हमने उस टाइम तो अब हमारी सीमाएं जब बढ़ने लगी, तो हमसे देश रखने वाले, युद्ध करने वाले लोग भी तैयार हो गए। तो हमने युद्ध शास्त्र, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग के लिए हमने अग्नि अस्त्र बनाया, वायु अस्त्र बनाया, धनुर्विज्ञान वेद की रचना की, अग्नि अस्त्रों की रचना कर दी। कभी मेघनाथ जैसे अंधेरा करने की क्षमता प्राप्त कर लिया, पत्थर बरसाने की क्षमता प्राप्त कर लिया, आग बरसाने की, धूल बरसाने की, तेज वायु के माध्यम से सेना को पीछे करने की। ये हमारे उस समय के प्रक्षेपास्त्र थे, ये हमारे उस टाइम के मिसाइलें थे, जिनकी संरचना हमने की। लेकिन आज जो किस काल में है उसको खोजना पड़ेगा। जैसे कि हमारे थाइलोफाइटर्स, तो पता चल जाएगा कि जंतु विज्ञान के मालिक हैं, अरस्तु जंतु विज्ञान थाइलोफाइटर्स यानी कि वनस्पति शास्त्र के रचनाकार हैं। लेकिन हमको ये खोजना पड़ेगा कि चरक ने 20,000 से ज़्यादा वनस्पतियों को कब खोजा था, उनसे पहले की बाद में। अब वो थाइलोफाइटर्स को हमने बना दिया, लेकिन चरक को हम भूल गए, इसलिए कि हमारे शास्त्र और विद्या के केंद्र ही नष्ट हो गए। लेकिन जबकि हमने उस टाइम, जब लोग विज्ञान को नहीं जानते थे, उस टाइम हमने संपूर्ण शरीर की रचना विज्ञान को प्रस्तावित किया और जीव जंतुओं के, पशुओं तक के रचना के गुण धर्म के सभी चीज़ों का अध्ययन किया, वनस्पतियों के गुण धर्म का अध्ययन किया, जीव जंतु वनस्पति विज्ञान की रचना की। हमने देखा है कि नंदवंश के अर्थशास्त्र ठीक नहीं थे। चाणक्य के पिता विष्णुदत्त ने उनको अपनी अर्थव्यवस्था ठीक करने के लिए कहा। अर्थव्यवस्था को न स्वीकार कर पाने के कारण उनको सजा दी गई, उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद चाणक्य अपने अर्थशास्त्र को राजा ही बदल दिए। राजनीति विज्ञान के सबसे बड़े पूर्व था, और उसके पहले भारत में तक्षशिला में राजनीति पढ़ाई जाती थी, और वहीं के छात्र रहे। और वहीं के छात्र होने के बाद इन्होंने राजनीति शास्त्र की एक नई शुरुआत कर दी, एक नए युग के चाणक्य युग की, और एक चरवाहे को राजगद्दी पर बैठा दिया, और उसके सामने सिकंदर, श्लोकस जैसे लोगों को हराने की क्षमता रखी। युद्ध शास्त्र भी इतना मजबूत, संचारी व्यवस्था इतना मजबूत, अर्थशास्त्र इतना मजबूत, और औषध शास्त्र इतना मजबूत कि हमारे सैनिक तुरंत तैयार हो जाएं। यांत्रिकी विज्ञान इतना मजबूत कि हर जगहों पर यांत्रिक शास्त्र का, जिसको मैकेनिकल साइंस कहते हैं, उनकी रचना होने लगी। और हमने कुछ कलाओं में से मूर्ति कला, रत्न कला, संगीत कला, नृत्य कला, इन कला इत्यादि बहुत सी कलाओं का भी हमने, रंजक कला, कुंभक कला, लौह कला, मूर्ति कला, तर्क शास्त्र, पाक शास्त्र या ड्राइविंग यानी स्टैटिक्स, जो सांख्यिकी विज्ञान कहते हैं, इनका तो मैंने काफ़ी उस
प्रचार प्रसार विद्यालयों में होने लगा और इनकी विशेष शिक्षा देने होने लगी। इसको पढ़ने के लिए देश विदेश के लोग भी हमारे यहाँ आने लगे। तो हमने देखा कि हमारा देश ढेर सारे प्राकृतिक रूप से आच्छादित है। तो कहीं पर हमारे देश में अधिक जल वृष्टि हो जाए, भूकंप आ जाए या कुछ और आ जाए तो हमने आपातकालीन व्यवस्थाएं भी उसी टाइम से दी। आपदा प्रबंधन, और आपदा प्रबंधन में जहाँ हमने केवल वनस्पति के लिए औषधि लगाई थी, औषधि के लिए वनस्पति लगाई थी, तो हमने अब नदियों के किनारे, पहाड़ों के किनारे और हर जगहों पर वृक्षों का को सम्मान देना शुरू कर दिया, जिससे कि हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रखते थे, पहाड़ों को सुरक्षित रखते थे, नदियों को सुरक्षित रखते थे। और वन विज्ञान का हमने अध्ययन किया कि कहाँ पर कौन से वन ठीक से लगेंगे। और वन विज्ञान के साथ साथ हमने न्याय और रसायन क्षेत्र में कार्य किया ही, अभी पूर्व में बोले हैं। अब यहाँ पर मन को, आदमी को योग्यता से कुछ शांति प्राप्त हो लेकिन आदमी का चिंतन आध्यात्मिक होता है। तो हमने ब्रह्म विज्ञान की रचना की। ब्रह्म विज्ञान के रचना में ध्यान, योग, ऐसे विषयों का, जैसा कि पतंजलि के द्वारा कुछ बताए गए हैं, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए हैं, वेद के वाद्यमंत्रों में, आर्यण ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में इनके ढेर सारे भाष्य और चिंतन हुए हैं। तो वो ब्रह्म विद्या के अंतर्गत आ गई। और राजाओं को कैसे नियंत्रित करना है, उस टाइम के ऋषि राष्ट्रनायक हुआ करते थे। वो नीति निर्धारण करते थे राजा के लिए भी, और मंत्री के साथ मंत्रित्व करके उसको चलाया। तो उस राजनीति की शिक्षा भी राजा को ग्रहण करनी पड़ती थी, और उन नीतियों का देश काल परिस्थितियों के अनुसार समीक्षा करने के लिए, यानी समाज के उन नायक ऋषि मुनि इत्यादि जो विद्वान होते थे वो होते थे। और उस निर्णय को प्रचार प्रसार के लिए प्रबंधन में संचारी विद्याओं का प्रयोग होता था। और सूची, जिसको आज मुनिमी कहते हैं, डाटा फीडिंग कहते हैं, उसके अलग से कोर्स डाटा फीडिंग जैसे सूची विद्या के होते थे। अब हमने मंत्र विज्ञान के बाद मंत्रों में, शब्दों में भी हमने तत्व देख लिया, स्वर में तत्व देख लिया। हमने कहा इंगला पिंगला, यानी कि एक प्रकार से कह दिया कि इंगला हमने, और पिंगला, और ये सुषुम्ना, तो ये कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है, तो इसकी संरचना में कौन सा आया। तो जब सांसों में ये सब बातें आने लगी तो मंत्रों के शब्द तो सांसों से ही निकलेंगे, मन से ही निकलेंगे, उनके स्पर्श से और भावों से निकलेंगे। तो जैसे भाव वैसे प्रभाव, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा स्वर वैसा साधन। तो अब हमने उनको तत्वों में विभक्त करके और मंत्रों के सूक्ष्म विज्ञान का अध्ययन करने के लिए मंत्र शास्त्र की रचना कर दी। लेकिन इन रचनाओं के लिखने में कहीं कोई दोष न आ जाए, इसलिए सबसे प्राथमिक आवश्यकता थी व्याकरण। तो व्याकरण को शुद्ध किया, साहित्य को लिखा, और इन व्याकरणों को जानने के बाद कितना मात्रा में कब कहाँ क्या करना है। भौतिक जीवन में ढेर सारी समस्याएं विनिमय की, या पहाड़ों के नापने की, खेतों के नापने के लिए, या महलों के नापने के लिए, ज्योतिषीय गणना के लिए गणित बहुत ज़्यादा आवश्यक था। अतः जैसे जैसे जगहों पर जिन जिन विषयों की आवश्यकता हुई, हमने गणित में उन सभी विषयों को समाहित किया। कहीं हमने, जिसको आप आज रेखा गणित कहेंगे, अंक गणित कहेंगे, इसके अलावा भी बहुत से गणित हैं। उन गणित के सिद्धांतों को ले आए और उन गणित के सिद्धांतों का हमने खूब संवर्धन किया, और उसकी पुस्तकें भी स्वतंत्र रूप से आई। अब हम, यानी कि वस्त्र विज्ञान में जब लोग वस्त्र नहीं पहनना जानते थे, तो हमारे यहाँ वस्त्र विज्ञान अपने चरम उत्कर्ष पर था। तो वस्त्र विज्ञान की रचना हमने की, और उसका व्यवसाय सभी चीज़ों का करना था, विनिमय करना था। तो हम अर्थशास्त्र पढ़े ही थे, इसलिए हमने उसको वाणिज्य विज्ञान में परिवर्तित कर दिया। वाणिज्य विज्ञान मेरा सबसे अच्छा विज्ञान निकला। पृथ्वी के और व्यक्ति के अंदर युद्ध इत्यादि न हो, आनंदमय स्थिति हो,
और एक दूसरे से ज़्यादा अच्छा संबंध हो, एक दूसरे के भावों को अपने अनुकूल बनाने के लिए हमने सम्मोहन विज्ञान का अध्ययन किया और किसी तमाम और कारणों से आकर्षण विज्ञान का अध्ययन किया। लेकिन जब हमने देखा कि इसके अलावा जो पृथ्वी पर धन संपत्ति है, पृथ्वी के नीचे जो भारत की भूमि या विश्व की भूमि रत्न गर्भा है, ऐसे ही समुद्र को रत्नाकर कहते हैं। तो हमने समुद्र से केमिकल से लेकर के खाद्य वस्तुओं से लेकर के रासायनिक वस्तुएं और रत्नों का खोज किया और उसमें देखा कि पृथ्वी से कई गुना ज़्यादा रत्नाकर समृद्ध हैं। तो हमने जगत के सृष्टिहार विष्णु को वहाँ पर स्थापित कर दिया कि समुद्र में है, यानी कि विष्णु के अर्थ होने का मतलब कि इस समुद्र से ही संपूर्ण जगत का पालन हो सकता है और वही लक्ष्मी है। लेकिन थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, सर्पों से खेलना पड़ेगा, संतुलन बनाना पड़ेगा। हमने रत्नाकर समुद्र विज्ञान को इतना ज़्यादा महत्व दिया और समुद्र विज्ञान के महत्व देने के साथ साथ हम उस समुद्र विज्ञान के अध्ययन और समुद्र विज्ञान से प्राप्त रत्नों को भी महत्व दिए और समुद्र से प्राप्त शंख से लेकर रत्न तक हमने समुद्र का मंथन करके 14 रत्न निकाल दिया। समुद्र विज्ञान के अध्ययन का उत्कर्ष है मंथन का मतलब मनन, कार्य करना, बार बार लगातार कार्य करना। सांप को पकड़ने का मतलब खतरा मोल लेकर के हमने समुद्र विज्ञान का अध्ययन किया और मध्यांचल पर्वत यानी बहुत ही कठिन कार्य करके हमने समुद्र विज्ञान के तह तक जा कर के, और जिसको कछुआ कहते हैं, जहाँ समुद्र का अंतिम तलहटी है वहाँ तक हम गए। और समुद्र का पानी मीठा है, अगस्त ने खारा कर दिया, इसका मतलब पुनः कोई दूसरा अगस्त मीठा कर सकता है। यदि वह क्षीर हो सकता है, दूध हो सकता है, तो पुनः था तो पुनः दूध हो सकता है, यानी जो है वो हो सकता है। इसलिए इस पर पुनः इन विषयों को भारतीय तमाम भी जो हमारे योग्य लोग हैं, जो उचित हैं, जिनके हाथ में शिक्षा प्रबंधन है, वो सब भारतीय मानसिकता से यदि इन विषयों का पुनः इन सभी 60-65 विषयों का जो मैंने बोला उनका सभी का फिर से यदि अध्ययन अध्यापन कराएं तो हम प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं से स्वामी होगा अपने आप में, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी और हम पुनः विश्व के सबसे विद्वान व्यक्ति माने जाएंगे और विश्व की समस्त समृद्धि ज्ञान विज्ञान हमारे ही देश में हमारे ही पास होगा। लेकिन एक बार अपनी गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर के अपने विश्वविद्यालय में इन विषयों का अध्ययन पुनः आरंभ तो करवाएं। एक बार अपने क्षमता का सचमुच का आकलन करने का प्रयास तो करें, और अगर कोई नहीं करता है तो आइए हम सब लोग मिलकर के आधे अधूरे ही सही, पूरा ही सही, सब लोग मिलकर अपने अपने ज्ञान के माध्यम से कुछ तो प्रचार प्रसार कर लें। जैसे अभी हमने भूनिधि दर्पण लिखा, थोड़ा सा भूगर्भ के बारे में, भूरत्न के बारे में लिख दिया एक पुस्तक। अब दूसरे विद्वान उससे और आगे बढ़े, सहयोग किया जाए। ठीक उसी तरह से धनुर्वेद के बारे में भी कुछ अध्ययन किया जाएगा। लेकिन आइए साथ चलें तो हम लोग, और पहले सरकारें चलेंगे तो और अच्छा होगा, नहीं तो सब कुछ तो आजकल निजीकरण में हो रहा है। आइए हम लोग निजीकरण के रूप में इन विषयों को प्रचारित करें। जय राष्ट्र।